दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, ये 1995 में अस्तित्व में आया था। कथन 2 था, इसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में होगा। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन थे। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के $280 बिलियन सेमीकंडक्टर कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गैट का उत्तराधिकारी है। ये वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया, इसलिए कथन एक सही है। इसके 164 सदस्य हैं जो विश्व व्यापार में 98% की भागीदारी करते हैं। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबू धाबी में होगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती है। दूसरा है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। और तीसरा कथन है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक और दो कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई। ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति होगी। आपको बता दें, आरबीआई को मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB केंद्र सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के अनुसार एमपीसी 6 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई से होंगे और अन्य 3 सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसलिए कथन 2 सही है। ये समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है, इसलिए कथन 1 सही है। आरबीआई के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही हुआ, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक और दो कथन ही सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या फिर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संचार मंत्रालय। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी ने अपने ग्राहकों हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए भारती एयरटेल के साथ साझेदारी की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी को 2018 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था। यह भारतीय डाक विभाग का एक भुगतान बैंक है जो डाकघरों के नेटवर्क और लगभग 4 लाख डाकियों के माध्यम से कार्य करता है। ये जमा स्वीकार करता है, प्रेषण सेवाएं प्रदान करता है, मोबाइल बैंकिंग और तीसरे पक्ष के फंड ट्रांसफर करता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा शासित है। ये संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति ने निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों को पूरा करने के लिए पेमेंट्स बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी संचार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, दूसरा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना, तीसरी है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना, और चौथी घटना है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। उपयुक्त घटनाओं के सही कालानुक्रम का चयन दिए गए कूट से करना है। आपके ऑप्शन है 4 1 2 3, 2 4 3 1, 1 2 4 3, या फिर 3 1 2 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2 4 3 1। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम से जांच करने की शक्ति प्राप्त करता है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करने और इसे सुधारने हेतु सिफारिशें देने के लिए 1966 में भारत सरकार द्वारा पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया।
इसकी अध्यक्षता शुरू में मोरारजी देसाई और बाद में के हनुमंतैया ने की थी। 1975 और 1977 के बीच भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2, 4, 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मिजोरम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लगभग 2500 करोड़ रुपए की 11 अलग अलग योजनाओं के उद्घाटन या शिलान्यास पर मिजोरम के लोगों को बधाई दी है। आपको बता दें कि मिजोरम उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, इसलिए विकल्प डी सही है, जबकि दूसरा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ मौजूद फोंगपुई या ब्लू माउंटेन मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। यह ब्लिथ ट्रैगोपैन, डार्क रम्ड स्विफ्ट और ह्यूम तीतर सहित कई दुर्लभ पक्षियों का आवास है। साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में स्लोलोरिस टाइगर, तेंदुआ, एशियाई काला भालू, स्टम्प टेल्ड मकॉक और कैप्ड लंगूर जैसे लुप्तप्राय स्तनधारियों को भी देखा जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सागर सेतु क्या है? आपके ऑप्शन है सोनार प्रौद्योगिकी, अपतटीय गश्ती पोत, राष्ट्रीय रसद पोर्टल मोबाइल ऐप या फिर मौसम पूर्वानुमान सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय रसद पोर्टल मोबाइल ऐप। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का मोबाइल ऐप सागर सेतु लॉन्च किया, इसलिए विकल्प सी सही है। ये उन गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगा जो आमतौर पर आयातक, निर्यातक और सीमा शुल्क दलालों की पहुंच में नहीं होती हैं। ये आयात और निर्यात की निकासी प्रक्रिया जैसे कंटेनर फ्रेट स्टेशन शुल्क, शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क आदि के लिए आवश्यक भुगतान हेतु डिजिटल लेन देन को भी सक्षम बनाता है। इसे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय रसद पोर्टल मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। कथन 2 है, इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। बीते दिनों हरियाणा के एक पूर्व विधायक ने बिश्नोई जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की। आपको बता दें कि भारत में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है, इसलिए कथन 2 सही है। पहले ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संविधान में नए अनुच्छेद 338 बी और 342 ए जोड़े गए। अनुच्छेद 338 बी एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। एनसीबीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी पीएम डिवाइन किस बजट में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है केंद्रीय बजट 2021-22, केंद्रीय बजट 2022-23, केंद्रीय बजट 2023-24 या फिर केंद्रीय बजट 2019-20। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री ने लोकसभा को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी पीएम डिवाइन के बारे में सूचित किया। पीएम डिवाइन 100% केंद्रीय वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने के लिए की गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। इसे 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा, जिसमें 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों या एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केंद्रीय बजट 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये श्रेणी 1 मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सीपीएसई है। कथन 2 है इसे 22 अप्रैल 1993 को एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक सबसे अधिक क्रूड थ्रूपुट दर्ज करके एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल श्रेणी 1 मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सीपीएसई है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे 22 अप्रैल 1993 को स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। ये उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी है और देश में पैराफिन वैक्स की सबसे बड़ी उत्पादक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी यानी दोनों ही कथन सही हैं। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया था। कथन 2 है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो कथन ही सही है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने 1.73 लाख ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ जल जीवन मिशन के तहत 75% कवरेज को पार कर लिया है। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसमें 2024 तक घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। यह मिशन जल के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है, जिससे ये हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही हो जाएगा। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 सुरक्षित एवं किफायती पेयजल स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और खुले में शौच को समाप्त करने का आह्वान करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा वाइकोम सत्याग्रह किसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है मंदिर प्रवेश आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या फिर होम रूल आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मंदिर प्रवेश आंदोलन। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वाइकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर विचार करें तो पहले झावा और पुलाय जैसी निचली कही जाने वाली जातियों को अपवित्र माना जाता था और उन्हें उच्च जातियों से दूर करने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए थे। इनमें केवल मंदिर में प्रवेश पर ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध शामिल था। इन जातियों हेतु मंदिर के चारों ओर की सड़कों को खोलने के साथ मंदिर प्रवेश के लिए वाइकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका नेतृत्व टी.के. माधवन, के केलप्पन और के.पी. केशव मेनन ने किया था। इसके बाद मंदिर प्रवेश आंदोलन को गति मिली थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मंदिर प्रवेश आंदोलन। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 2011, ऑप्शन बी जैव विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन सी भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, या फिर ऑप्शन डी पौध किस्म संरक्षण अधिनियम 1970। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।